सब बच्चे अपने वीडियोस को ऑन करिए। सब बच्चे अपने वीडियोस ऑन करिए। ओके। आर्यन, खुशी, ऐना, अनन्या, सब बच्चे वीडियोस ऑन करिए अपने। माने, जल्दी से वीडियोस ऑन करिए। ओके बच्चों, जल्दी से सब बच्चे वीडियोस ऑन करिए, वरना मैं क्लास से बाहर करूंगा आपको। लास्ट क्लास में हमने फाइनेंशियल मार्केट्स का स्टार्ट की थी, एक क्लास हुई थी हमारी। तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने अपना सिर्फ ये देखा था फाइनेंशियल मार्केट्स होती क्या है, और हमने देखा था कि फाइनेंशियल मार्केट्स के फंक्शंस क्या है। मनी मार्केट को हमने स्टार्ट किया था, लेकिन हमने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं पढ़े थे। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए बच्चे, अपना वीडियोस ऑन करिए, मैं बिना वार्निंग दिए भी आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा अदरवाइज। सर मैंने आपको मैसेज कर दिया था मैंने कि मैं न्यू डिवाइस यूज कर रही हूँ, तो उसमें थोड़ा कैमरा का इशू आ रहा है अभी। आपको नहीं बेटा, और बच्चे जल्दी से करिए। ओके बच्चे, आज हम करने जा रहे हैं अपने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? मनी मार्केट के हमारे 5 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये इस टॉपिक को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए बच्चों। और हमारे 5 इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, ट्रेजरी बिल, जिसको हम टी बिल भी कहते हैं। सेकंड होता है हमारा कमर्शियल पेपर। थर्ड होता है हमारा कॉल मनी। फोर्थ होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जिसको हम सीओडी भी कहते हैं। एंड जो लास्ट होता है हमारा, वो होता है कमर्शियल बिल। तो अब हमें इसका पढ़ना क्या क्या है? बेटा, हमें इन पांचों के 5 6 चीजें पढ़नी है कि ये इशू कौन करता है, ये इशू कब होते हैं, ठीक है, किसको इशू किए जाते हैं, क्यों इशू किए जाते हैं। हमें ये 5 चीजें इसमें पढ़नी है, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स को करेंगे। ये वन मार्कर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वन मार्कर के लिए। अगर आपको कोई भी चीज ना समझ आए तो मेरे को बीच में ही आप लोग के पूछते रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल होता है क्या, पहले समझते हैं। बेटा देखिए, ट्रेजरी बिल क्या होता है। ट्रेजरी बिल, पहले तो देखिए, सबसे पहले देखो, हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है उसको हमेशा पैसे की जरूरत है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर वो हम लोगों से, पब्लिक से पैसा मांगेगी तो उसको शर्म आएगी। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई को एक टास्क देती है। वो आरबीआई को एक टास्क देती है कि आप पब्लिक से पैसा मांगिए, ठीक है। और आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बॉन्ड्स के रूप में, बिल के रूप में वो हमसे क्या करता है, पैसा मांगता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए इशू किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इशू किए जाते हैं। और इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, 14 डेज टू 364 डेज। कितने दिन के लिए इशू किए जाते हैं, 14 डेज टू 364 डेज। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊं, तो इसकी क्या डेफिनेशन बन जाएगी, टी बिल्स आर द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशूड बाय आरबीआई। इशू कौन करता है, आरबीआई। किसके बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। किस लिए करता है, टू मीट द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। इन बॉन्ड्स के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट आरबीआई नहीं देता, कोई भी इंटरेस्ट आरबीआई नहीं देता। तो मेरा सवाल अब आपसे पूछता है कि आप क्यों लोगे। मतलब अगर मैं आपको कहता हूं कि अगर आप, आरबीआई आपको कहता है कि जी आप आज मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, और मैं आपको 6 मंथ्स के बाद
1 लाख ही वापस कर दूंगा। तो एक बात बताइए कि हम क्या लोग क्या पागल है क्या? ठीक है, मान लिया वो आरबीआई है, हम उसको क्यों दे 1 लाख रुपए? हमें क्या मिला? तो बेसिकली इस पे हमें क्या मिलता है, देखिए ये इशू, ये इस पे कोई इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है, लेकिन ये डिस्काउंट पे इशू होते हैं। तो अगर आरबीआई आपको 1 लाख रुपए के बॉन्ड्स दे रहा है, तो आप उसको 1 लाख रुपए नहीं दोगे, आप उसको कितने दोगे? मान जो भी उस हिसाब से वो इशू होगा, लेट अस अज्यूम आपने उसको 80,000 रुपीस दिए, तो आप 80,000 दोगे, जिसके बदले में वो आपको 1 लाख रुपीस वापस करेगा। अब ये जो 20,000 रुपए है, इसको आप इंटरेस्ट कह लीजिए या फिर इसको डिस्काउंट कह लीजिए। तो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं नो इंटरेस्ट बॉन्ड्स। और इसी वजह से इनका एक और नाम होता है, इनको कहा जाता है जीरो कूपन बॉन्ड्स। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, फाइनेंशियल टर्म्स में कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट, तो इन बॉन्ड्स पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, जीरो कूपन बॉन्ड्स। यहां तक बात समझ में आई? बेटा देखिए प्लीज डू नॉट फोर्स मी, अगर मैं ना क्लास से बाहर निकाल दूंगा। देखिए अच्छे से आपको पढ़ना है, आप पढ़िए, अगर कोई रीजन था तो आप मुझे पहले मैसेज करते, किसी का कोई रीजन नहीं, अपने आप वीडियोस ऑन कर दीजिए, वरना मैं बिना वार्निंग दिए आपको क्लास के बाहर निकाल दूंगा। तो देखिए एक बार इसको पूरे को रिकॉल करते हैं, क्या है हमारे टी बिल। जब भी हमारी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है, तो वो आरबीआई को बोलती है कि पब्लिक से पैसा चाहिए। आरबीआई एक बॉन्ड्स इशू करता है, जिसकी ड्यूरेशन होती है मिनिमम 14 डेज और मैक्सिमम वो जाते हैं 364 डेज के। देखो हम सबको पता है कि ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है। मैं आर्यन जोन में पहले आप लोगों को कुछ बच्चों को बाहर निकाल रहा हूँ। तो हाँ जी सर वो 20,000 डिस्काउंट हो गया। बताऊंगा बेटा, हाँ जी हाँ जी, मैं अभी बताऊंगा आपको, एक मिनट। जिनके भी सर वीडियो मेरे को एक आएंगे बार वो सब ढंग से बच्चों को समझ बाहर नहीं निकाल आया। दो। आई कैन नॉट टीच लाइक दिस, बहुत मैंने आपसे बहुत रिक्वेस्ट की है। अब जिसके भी वीडियोस ऑन नहीं है वो सब बाहर जाएंगे। मैं 10 बच्चे पढ़ा के खुश हूँ, बट मेरे को okay. तो हाँ क्या करते हैं, वो इशू करते हैं बॉन्ड्स, और इनपे कोई भी इंटरेस्ट आरबीआई नहीं पे करता। तो बेसिकली जो इन्वेस्टर है उसको मिला क्या, उसको बेसिकली क्या मिला, डिस्काउंट। जैसे आप लोग अपने शेयर कैपिटल पढ़ रहे हो, तो शेयर कैपिटल में आपने पढ़ा होगा ना, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, ये वही चीज है। 1,000 रुपए का बॉन्ड है तो 1,000 रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन आप उसके लिए 1,000 रुपए नहीं दोगे। आप कितने पे करोगे, 800 900 एज द केस में भी। आप कम पे करोगे, आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। वो जो डिफरेंस है वो आपकी कमाई हो गई, वो आपकी इनकम हो गई। अब इसमें एक और पॉइंट, ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये मिनिमम 25,000 के लिए इशू होते हैं। मतलब 25,000 का एक बॉन्ड होता है, फिर 25,000 के मल्टीपल्स पे ही इशू होते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते आरबीआई को कि मेरे को 2,000 का बॉन्ड चाहिए। 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, ऐसे ही चलेंगे ये बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स का दूसरा नाम जीरो कूपन बॉन्ड्स होता है। क्यों होता है जीरो कूपन बॉन्ड्स? क्योंकि इस पे कोई भी इंटरेस्ट हमारी आरबीआई हमें नहीं देती। बताइए कोई डाउट है इसमें? अब देखिए बच्चों, ये जो टॉपिक है इसमें सिर्फ आपको डेफिनेशन याद करनी है, क्योंकि डेफिनेशन में क्या है, थोड़े टेक्निकल टर्म्स है। उसके अलावा तो सब कुछ आप लिख सकते हो। डेफिनेशन को छोड़ देते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, कब कितने टाइम के लिए इशू होता है? जल्दी सब बच्चे बोलेंगे कितने टाइम के लिए इशू होता है? अभी बताया 14 to 364 days. 14 to 364 के लिए इशू होता है। कौन इशू करता है? आरबीआई। किसके बिहाफ पे इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ Government. को इशू करता है। अब बताइए किसको इशू करते हैं? कौन कौन खरीद सकते हैं? आप खरीद सकते हो, मैं खरीद सकता हूँ, इंश्योरेंस कंपनीज खरीद सकती है, बैंक्स खरीद सकते हैं, कोई भी खरीद सकता है। तो पब्लिक को इशू करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को, बड़े बड़े बैंक्स को, सबको इशू होता है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? टू मीट द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। मिनिमम अमाउंट क्या है? 25,000। तो समझ में आ गया आपको? लिख तो हम लिख लेंगे, बस जो मेन चीज है वो है हमारी डेफिनेशन। डेफिनेशन आपको पांचों की ही, जो 5 इंस्ट्रूमेंट्स है, पांचों की ही डेफिनेशन को हमें याद करना पड़ेगा। तो कोई पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे पॉइंट समझ में आ गए? नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे चले। इसको सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही इशू कर सकता है और कोई इशू नहीं कर सकता। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे बढ़े बच्चों? ठीक है, चलिए आइए अब हम अपने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं, जिसका नाम है कमर्शियल पेपर। तो यहां देखिएगा, देखिए बच्चों, अभी जो हमने पढ़ा बिल्कुल सेम चीज ही है कमर्शियल पेपर। जैसे अभी हमने पढ़ा बिल्कुल सेम चीज ही है हमारी कमर्शियल पेपर, बस फर्क क्या है, इशू कौन करता है। मेरे को बताइए ट्रेजरी बिल कौन इशू करता था?
ये ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? RBI। RBI। अब कमर्शियल पेपर कौन इशू करेगा? कमर्शियल पेपर इशू करेंगे लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज। मैं आपको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाऊंगा, लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज। देखिए बच्चों एक बात बताइए, पैसे की जरूरत क्या सिर्फ गवर्नमेंट को होती है? रिलायंस को नहीं है, टाटास को नहीं है, इनको भी तो पैसे की जरूरत है। तो जब इनको पैसे की जरूरत होती है तो ये क्या करते हैं? ये भी पब्लिक से पैसा मांगते हैं शॉर्ट टर्म, ठीक है। और क्या करते हैं? उस पर भी ये भी कोई इंटरेस्ट नहीं देते। वही है इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, ठीक है जी। अब ड्यूरेशन क्या सर? क्या ड्यूरेशन भी इसकी सेम है? ड्यूरेशन में आप ऐसा करिए, मेरे को एक बात बताइए, टी बिल कितने टाइम के लिए इशू होता था? सिया आप बताओ, टी बिल कितने टाइम के लिए इशू होता था? 14 days to 364 वेरी गुड, 14 days। डेज टू 364 डेज ना। अब दोनों में एक एक ऐड कर दो, प्लस कितना अच्छा तरीका याद करने का, दोनों में एक एक ऐड कर दो, तो क्या बन गया? 15 डेज टू 365 डेज। 365 खत्म। days। इसकी ड्यूरेशन क्या हो गई? 15 डेज टू 365 डेज। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब ये इशू होता क्यों है? व्हाट इज द पर्पस? क्या टी बिल का क्या पर्पस था? कौन बताएगा? टी बिल का क्या पर्पस था? To meet या ये कह लीजिए फॉर वर्किंग कैपिटल नीड्स, इसका भी सेम पर्पस है, फॉर वर्किंग कैपिटल नीड्स। बताइए बच्चों, समझ में आई ये बात? कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं कि इसको कंपनीज यूज कैसे करती है। अब थोड़ा टेक्निकल पार्ट है बच्चों, थोड़ा समझना आप इसको, ये थोड़ा समझने वाली चीज है। देखिए ऐसा करते हैं, मान लीजिए रिलायंस को एक मशीन मंगवानी है, बाहर से इंपोर्ट करनी है। बेटा एक एक वर्ड को समझना मेरा, और अगर हो सके तो इस एग्जांपल को लिख लेना बाद में। एक मशीन इंपोर्ट करनी है उसको, ये मशीन है 1 करोड़ रुपीस की, ठीक है जी। मेरे जीरो सही है ना, देख लेना। ये हाँ, ये सही लगाया मैंने। तो मेरी मशीन 1 करोड़ रुपीस की है और मेरे रिलायंस के पास 1 करोड़ रुपए है नहीं। अब वो क्या करेगा? अब वो कहता है कि मैं इसके लिए मैं एक इक्विटी शेयर का इशू निकालूंगा। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों के अकाउंट्स में शेयर कैपिटल हो चुका है? सबका ही हो गया होगा खत्म। तो आपको पता होगा कि वो इक्विटी शेयर इशू निकालेगा और क्या कह रहा है वो? मैं इक्विटी शेयर इशू निकालूंगा 1 करोड़ रुपीस का और मुझे 1 करोड़ रुपीस मिल जाएगी। अब आपको ये भी पता होगा कि शेयर इशू निकालने के लिए हमें क्या छपवाना पड़ता है? कौन बताएगा मेरे को क्या छपवाना पड़ता है? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस, बिल्कुल सही बोला, प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस छपवानी पड़ती है और हमें ब्रोकरेज भी देनी पड़ती है और हमें कमीशन भी देनी पड़ती है, यस और नो? तो मुझको बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 1 करोड़ का अगर मैं इशू ला रहा हूँ तो उसपे लेट अस अज्यूम 1 लाख रुपीस का खर्चा हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट भी करूंगा टीवी पे, ये सब भी करूंगा, तो 1 लाख रुपीस का खर्चा तो एक नॉर्मल सी चीज है। अब मैं कहता हूँ कि रिलायंस के पास ये 1 लाख रुपीस भी नहीं है, ये भी नहीं है इसके पास। अब क्या करे वो? तो कुछ सिस्टम कुछ ऐसा नहीं बन गया। देखिएगा मेरी ना थोड़ी ड्राइंग खराब है, लेकिन इतनी भी बेकार नहीं है, अप्रिशिएट करना। मान लो देखो ये क्या है? ये है एक नदी, देखो ब्लू से बनाई है मैंने, एक नदी है। मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ, ये नया मैंने सिस्टम लगवाया है, ग्राफिक टैबलेट वगैरह, तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। आप प्लीज बियर करिए मेरे साथ, ठीक है। यहाँ पे खड़ा है रिलायंस का मुकेश अंबानी, दादा बन गए अभी ये कुछ दिन पहले। ये है मुकेश अंबानी, ठीक है जी, ये मुकेश अंबानी है, ठीक बनाया? ठीक। अब क्या है, यहां पड़े हैं बहुत सारे पैसे, बहुत सारे पैसे यहां पड़े हैं। और यहाँ पे है, यहाँ पे मान लीजिए उसको चाहिए ना 1 करोड़ रुपए, यहाँ पड़ा हुआ है। और यहाँ पे है एक नाव, पता है ना नाव, बोट होती है, पता ही होगा आपको। तो इस पे बैठा हुआ है एक बंदा। मुकेश अंबानी ने इसको बोला कि भाई तू मुझे अपनी नाव पे बिठा और मुझे तू यहां तक ले चल, ठीक है। और मैं तेरे को वापिस आके, इसने बोला ठीक है मैं ले जाऊंगा आपको, और इसने बोला कि मुझे आप इस चीज के 1 लाख रुपए दे देना। तो मुकेश अंबानी कहता है भाई ऐसा है, मैं तू मेरे को वापस लिया, मैं तेरे को वापसी में 1 लाख रुपए दे दूंगा। अब ये बंदा कहता है जी नहीं, वापसी में कोई कुछ नहीं देता, आप अभी दो जो देना है, पहले पैसे दो, मैं आपको ले भी जाऊंगा, ले भी आऊंगा। अब दिक्कत तो ये है कि मुकेश के पास 1 लाख रुपए नहीं है। अब मुकेश ने क्या सोचा? मुकेश ने सोचा चलो मैं कुछ करता हूं। तो एक बात बताई, इसने सोचा कि मैं एक यहीं से कुछ लोगों से पैसे मांगता हूं और उन लोगों को कहता हूं जो यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे लोग खड़े हैं, मैं उन लोगों से कहता हूं कि आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो, ठीक है। और मैं आपको इसके बदले में 1,20,000 वापिस करूंगा अभी 2 घंटे के बाद, 2 आवर्स में। तो लोगों ने इस पे विश्वास किया और दे दिए इसको पैसे।
तो इस लोगों ने इसको पैसे दे दिए, इसने 1 लाख रुपए इसको पकड़ाया, ये गया यहाँ से यहाँ गया, वहां से सारा पैसा लेके आया, और जो लोग यहाँ खड़े थे उनको इसने 1,20,000 रुपए वापिस कर दिए, और जो पैसा बचा उससे इसने अपनी मशीन खरीद ली। चलो ये तो हो गई ड्राइंग की बात। अब इसको समझते हैं हम अपने एग्जाम्पल से। मैंने क्या बोला, रिलायंस को 1 करोड़ रुपीस चाहिए, जिसके लिए वो क्या कह रहा है कि एक सेकंड, कितने लग गए 0, हाँ, जिसके लिए वो क्या कह रहा है कि मैं एक इक्विटी शेयर इशू निकालूंगा, और इस शेयर इशू को निकालने के लिए वो क्या कह रहा है, उसको 1 लाख रुपीस की जरूरत है जो उसके पास नहीं है। तो उसने अपना दिमाग लगाया और उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं कमर्शियल पेपर इशू करूंगा, कमर्शियल पेपर इशू करूंगा, छोटा सा इसके लिए खर्चा होगा। इस 1 लाख के कमर्शियल पेपर्स इशू करने के लिए 10,000 रुपीस का खर्चा आएगा। ठीक है, छोटा एडवर्टाइजमेंट करूंगा, मैं पूरे इंडिया में एडवर्टाइजमेंट क्यों करूंगा, मैं सिर्फ मुंबई के लोगों से मांग लूंगा क्योंकि मुंबई के लोग मेरे को जानते हैं। तो इसने कहा ठीक है, मैं 10,000 रुपए लगाता हूँ और एक कमर्शियल पेपर इशू करता हूँ और लोगों को बोलता हूँ कि मुझे 1 मंथ के लिए 1 लाख रुपए दे दो, और मैं आपको 1 महीने के बाद 1,20,000 रुपए वापस कर दूंगा। तो लोगों ने विश्वास किया इसके ऊपर, ठीक है, और लोगों ने इसको 1 लाख रुपीस दे दिए। अब इसने क्या किया, इस 1 लाख रुपीस जैसे ही इसको मिले, इसने एक बड़ा खर्चा किया, बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट किया, और इसने लोगों से कितना मांगा, 1,20,000 रुपीस इसने लोगों से मांगे। ठीक है, इसने लोगों से मांगे 1,01,20,000 इक्विटी शेयर के रूप में। तो लोगों ने इसको इक्विटी शेयर्स के रूप पैसे दे दिया, उसने उनको इक्विटी शेयर्स दे दिए। अब इसके पास इतना पैसा आ गया, इसने इस पैसों से क्या किया, जो 1,20,000 रुपए है, जो 1,20,000 रुपए है, वो तो उनको वापस कर दिया जिसने इसके मनी मार्केट वो कमर्शियल पेपर खरीदे थे, और जो 1 करोड़ रुपए है उससे इसने क्या कर ली, अपनी मशीन इंपोर्ट कर ली। बताइए बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी डाउट है तो पूछिए। अब मेरी बात सुनिए, मतलब 10,000 रुपए से, सिर्फ 10,000 रुपए से इस बंदे ने क्या किया, सिर्फ 10,000 रुपए लेके इस बंदे ने अपना 1 करोड़ रुपए रेस कर दिया। अपनी जेब से कितना लगाया इसने, अपनी जेब से इसने सिर्फ 10,000 रुपए लगाए। बताइए बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से बताना, कोई जल्दबाजी मत करना। बताइए समझ में आया? इसे कहा जाता है, ये जो हमने किया है, इस सिस्टम को कहा जाता है ब्रिज फाइनेंसिंग। क्योंकि हमने किया क्या, अगर आप देखो तो एक तरीके से पैसा दिख रहा था उसको, उस पैसे को लाने के लिए उसके पास क्या नहीं था, पैसा नहीं था, तो उसने उस जो रूट था, उस रूट को कवर किया कैसे, कमर्शियल पेपर से। बताइए समझ में आई ये बात कि नहीं? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि कमर्शियल पेपर के 2 रीजंस है, एक तो वो यूज होता है ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए, और एक वो यूज होता है डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। बेटा फिर वीडियोस बंद हो रहे हैं, तो बताइए आपको अच्छे समझ में आ गया? तो अभी तक हमने 2 किए, एक बार देखते हैं। पहला हमने किया ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, आरबीआई आरबीआई। किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट गवर्नमेंट के बिहाफ पे। कितने टाइम के लिए, 14 days to 365 मिनिमम अमाउंट 25,000 25,000। ठीक है, और इनको एक और नाम से बुलाया जाता है, वो क्या होता है, जीरो इंटरेस्ट टोकन बॉन्ड। बॉन्ड याद हो गया आपको? तो बढ़िया से याद हो गया। अब आइए दूसरा करते हैं, कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है, लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी गवर्नमेंट। अरे बात बताइए, इसको लार्ज कंपनीज हमने क्यों बोला, क्योंकि एक बात बताइए, कोई छोटी कंपनी अगर पैसे मांगेगी तो आप दोगे उसको, नहीं। तो हमेशा क्रेडिट वर्दी कंपनीज जिनका मार्केट में नाम है वो ही इनको इशू करते हैं, लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज। दूसरा, कितने टाइम के लिए इशू करते हैं, 15 days to 365 days 365 days, या 365 को आप 1 ईयर कह सकते हैं। क्यों इशू करते हैं, वर्किंग कैपिटल नीड्स। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड ब्रिज फाइनेंस। ये बात समझ में आ गई बेटा? ये मैं जो बच्चे वापस आ रहे हैं अपने वीडियोस ऑन करिए, ठीक है, ये हो गया। और इसमें बेटा, इसमें भी इंटरेस्ट कोई नहीं पे करते, लेकिन हम इनको जीरो कूपन बॉन्ड नहीं कहते। कीप दिस थिंग इन माइंड, इनको हम जीरो कूपन बॉन्ड नहीं कहते। ठीक है बच्चे, जीरो कूपन बॉन्ड सिर्फ किसको कहते हैं, ट्रेजरी बिल को। हमारे 2 इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। अब हम अपने तीसरे इंस्ट्रूमेंट पे जाते हैं जिसका नाम होता है सीओडी। बेटा सीओडी की फुल फॉर्म क्या होती है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं, सीओडी की फुल फॉर्म क्या होती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। एक बात बताइए, क्या सिर्फ कंपनीज, क्या सिर्फ आप बैंक के पास पैसा रखवा सकते हो, क्या आप सिर्फ बैंक के पास पैसा रखवा सकते हो और कहीं नहीं पैसा रख सकते? बताइए,
नहीं रख सकते हैं। जो कंपनीज होती है बड़ी बड़ी, वो भी आपसे पैसा लेती है और आपको कहती है कि मैं आपको इस पैसे के ऊपर क्या दूंगी, इंटरेस्ट दूंगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, आपको कोई भी चीज ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। ओके, अब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। बहुत ही सिंपल, कुछ भी नहीं है। एक बड़ी कंपनी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकालती है दैट आई एम कमिंग आउट विद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, प्लीज सब्सक्राइब। तो आप क्या करते हो, आप उनको पैसा देते हो, कोई इसमें वो नहीं है कितने देने कितने ही दे सकते हो आप, और वो क्या करती है आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट देती है, काम खत्म। तो ये कब इशू करती है, ये इशू किए जाते हैं इन द पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी। मतलब क्या हुआ, पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ कि जब जो डिपॉजिट हो रहे हैं, जो पैसा डिपॉजिट हो रहा है बैंक्स में, वो तो स्लो, उसकी डिपॉजिट की जो रेट है वो तो स्लो है, लेकिन जो मांग रहे हैं लोग पैसा, जो लोन्स का रेट है, लोन्स जो मांग रहे हैं वो फास्ट है। अब एक बात बताइए, अगर आप किसी बैंक के पास जाते हो और बैंक से कहते हो कि जी मुझे लोन चाहिए, और आपके क्रेडेंशियल्स बिल्कुल स्ट्रांग है, मतलब आपको लोन मिलना चाहिए, लेकिन आप बैंक के पास पैसा ही नहीं है लोन देने के लिए। एक अच्छा लगेगा कि बैंक बोले जी मैं देना तो चाहता हूँ आपको लोन, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। मतलब ये तो थोड़ी सी बड़ी क्या कहते हैं आइडेंटिकल स्टेटमेंट नहीं हो गई कि बैंक कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन क्या ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में बैंक क्या करता है, बैंक लोगों से जिनके पास बहुत पैसा है, जैसे मुकेश अंबानी हो गया, मुकेश अंबानी का पोता हो गया जो अभी हुआ है, ठीक है, जिन लोगों के पास कभी पैसा खत्म नहीं हो सकता, इन लोगों से वो क्या कहता है, पैसा लेता है और किनको दे देता है, जिनको लोन चाहिए। अब देखिए बैंक ने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा, और जिसको लोन दिया उसको बोला जी मैं आपसे 12% इंटरेस्ट लूंगा, तब भी तो बैंक ने 2% कमा लिया, इसमें भी तो 2% कमा लिया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो बैंक क्या करता है, बैंक लोगों से पैसा मांगता है, किस फॉर्म में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। बैंक हो गया, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, जैसे बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज का नाम हो गया ना, जैसे मुथूट फाइनेंस है, मन्नापुरम गोल्ड लोन है, जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है, जो बैंक नहीं होती पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से काम करती है, वो क्या करते हैं, वो लोगों से पैसा मांगते हैं, उनको इंटरेस्ट देते हैं, और उसी पैसे को आगे किसको दे देते हैं, लोन्स को दे देते हैं, और इस सिस्टम को कहा जाता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर दिस इज जस्ट लाइक एफडी, ये और एफडी में फर्क क्या है? आ रहा है डाउट आपके मन में ये कि सर इसमें और एफडी में फर्क क्या है? एफडी में तो यही चीज है बेटा, इसमें और एफडी में एक बहुत बड़ा फर्क है। एफडी जो होती है, मान लीजिए एक एफडी आपके नाम पे, मान लीजिए एक एफडी दिव्यांशी के नाम पे, वो इस एफडी को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकती, क्योंकि वो एफडी इसी की है, वो यही कैश करा सकती है, ठीक है। लेकिन जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। कौन मुझको बताएगा, अनन्या आप बताओ कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? 11th में पढ़ा होगा आपने, व्हाट आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स? मतलब हम इसको ट्रांसफर कर आप सकते उसको हैं। फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, अगर आपका मन करे कि आप किसी को भी देना चाहते हो तो आप उसके पीछे लिख सकते हो आई ट्रांसफर दिस इन नेम ऑफ XYZ, और वो उसका हो जाएगा। तो इनको ट्रांसफर करना आसान होता है, ये मार्केटेबल है, आप इनको मार्केट में सेल कर सकते हो, बस ये फर्क है इसका और एफडी के बीच। और ड्यूरेशन क्या है, एफडी एक दिन से लेके 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल की भी बन सकती है, लेकिन सीओडी जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो मैक्सिमम बन सकता है 91 डेज टू 1 ईयर, मतलब 91 डेज मिनिमम टू मैक्सिमम 1 ईयर, इससे ज्यादा का वो नहीं होता। समझ में आ गया? कोई मुश्किल तो नहीं है? 3 इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गए? अच्छा अब मेरा सवाल, सिया आपको समझ में आ रहा है? आपकी फर्स्ट क्लास से समझ आ रहा है आपको? कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना सर, ठीक है। हाँ जी आज मेरे को पता नहीं आपके पास नोट्स है कि नहीं, आप क्लास के बाद मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, ठीक है। ओके, अब एक बात बताइए, इसका मतलब अभी तक हमने 3 इंस्ट्रूमेंट किए। अच्छा नंदिनी, टी बिल कौन इशू करता है? सर आरबीआई। RBI. सिर्फ आरबीआई। अच्छा सिद्धार्थ, कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है? लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी लार्ज एंड कंपनी। क्रेडिट वर्दी। और है ना, ये जो है हमारे ये सीओडी कौन इशू कर सकता है? सीओडी बैंक। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। समझ में आ गया बच्चों? अब हम फोर्थ इंस्ट्रूमेंट करते हैं अपना, जिसका नाम है, अभी मैंने एक छोड़ रखा है बीच में, कमर्शियल बिल। तो कमर्शियल बिल क्या होता है एक बार देखते हैं। ओके, कमर्शियल बिल, बेटा एक बात बताइए, ऐसे ऐसे एक मिनट,
ये सेलर है और ये बायर है। सेलर ने बायर को कुछ सामान बेचा, लेट अस अज्यूम 50,000, ठीक है। अब बायर जो है, बायर कहता है जी मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको 1 महीने बाद पैसा दूंगा। अब सेलर के पास एक ऑप्शन है कि वो 1 महीना रुक जाए, पैसा ले ले, लेकिन उसको बायर की शक्ल देख के लग रहा है ये पैसा नहीं देगा। तो सेलर ने बोला लेट्स मेक इट अ बिल, मतलब इसको बिल में लिख लेते हैं जिससे कि रिटर्न हो जाएगा कि आपको मुझे पैसे देने हैं। मेरा सवाल आप सबसे है, मुझे एक बात बताइए कि बिल जो होता है ना हमारे, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं, मेरे को बताइए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सुनिएगा, कौन लिखेगा? सेलर ने माल बेचा, बायर ने माल खरीदा, बायर को पैसे देने हैं, सेलर को पैसे लेने हैं, सेलर को देने नहीं है पैसे, बायर को लेने नहीं है, बायर को देने हैं, सेलर को लेने हैं। तो मुझे बताइए बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेगा कौन? बायर लिखेगा या सेलर लिखेगा? देखो बायर है ना, बायर लिखेगा से बिल्कुल बिल्कुल ही गलत बोल रहे हो, इसीलिए मैंने इतना बोला। इतना सिंपल क्वेश्चन था क्या ये? किसने बोला बायर लिखेगा? बिल ऑफ एक्सचेंज कौन लिखेगा? सेलर लिखेगा, सेलर लिखता है बिल, और साइन कौन करेगा? बायर। याद आया कुछ 11 का कॉन्सेप्ट था? सब गायब, 11 के सारे कॉन्सेप्ट गायब। तो सेलर ने एक बिल लिखा कि आई हैव सोल्ड दिस मटेरियल टू मिस्टर एक्स फॉर विच ही हैज टू पे मी 50,000 रुपीज ऑन दिस डेट। इसको बायर एक्सेप्ट करता है, बायर उसको एक्सेप्ट करता है। बिल को ड्रॉ कौन करता है? ड्रॉ करता है सेलर। याद आ रहा है कुछ कुछ कि गायब है सब कुछ? बताइए। इसीलिए सेलर को ड्रॉयर कहा जाता है और इसको ड्रॉई कहा जाता है। समझ में आई बात? ओके। जैसे ही एक बिल को बायर एक्सेप्ट कर लेता है, ये बन जाता है ट्रेड बिल। एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो जैसे ही बायर एक्सेप्ट कर लेता है, ये बन जाता है ट्रेड बिल। अब ये बात पक्की हो गई कि 1 महीने बाद बायर सेलर को एक 50,000 रुपीज देगा। लेट अस अज्यूम 10 दिन बाद ही सेलर को कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई। उसने बायर से बोला यार मुझे पैसे दे दे। बायर ने बोला भाई देखो लिख के दे दिया ना, देखो 1 महीने बाद मिलेंगे, 10 दिन अभी निकले, सिर्फ 20 दिन बचे, 20 दिन बाद तो पैसे ले लियो मुझे। अब वो कह रहा है यार ठीक है, मतलब बात तो ठीक कह रहे हो लेकिन मुझे तो पैसे की जरूरत पड़ रही है, प्लीज मुझे दे दो। वो कह रहा है जी मैं तो पैसे दूंगा नहीं, आपको जो करना है कर दो। तो अब बताइए मेरे को कि सेलर के पास ऑप्शन क्या है? सेलर क्या कर सकता है? ट्रांसफर करने का, क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकते हैं, डिस्काउंट। किसको डिस्काउंट भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक से जाके दे दे बिल नहीं, ले एक ले मिनट, अपना। ना एक सर, मिनट, आप सही बैंक्स कह के रहे पास हो। भी रिकॉर्ड सकता है। रजिस्टर किसको जाके ट्रांसफर कर देगा बिल? सर या तो किसी से आगे पैसे लेके उसे बिल पकड़ा सकते हैं, या तो किसी बैंक से कर हाँ, सकते तो हैं। जो ट्रांसफर को छोड़ के आपने बिल्कुल सही कहा। तीसरा पॉइंट वो क्या कर सकता है कि वो इस बिल को बैंक से जाके डिस्काउंट करवा सकता है। क्या होएगा? बैंक देखेगा, बैंक बायर के क्रेडेंशियल्स देखेगा, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा और उस हिसाब से वो एक ऑफर करेगा कि जी आपका 50,000 का बिल है, 10 दिन मेरे को 20 दिन बाद पेमेंट मिलेगी, मैं आपको इसके बदले में अभी 42,000 रुपीज दे सकता हूं। जैसे ही एक ट्रेड बिल को बैंक एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बन जाता है कमर्शियल बिल। ये बात समझ में आई? इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारी जेब में अगर कोई ट्रेड बिल पड़ा हुआ है, दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। वो भी तो एक फाइनेंस का सोर्स हो गया, क्योंकि आप उसको बैंक से जाके क्या करा सकते हो? एनकैश करा सकते हो, उसको डिस्काउंट करा सकते हो। ठीक है। इसका कोई भी ड्यूरेशन नहीं लिखी हुई बुक में, इसकी कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन नहीं लिखी हुई, इसकी ड्यूरेशन बस लेस देन 1 ईयर ही होती है। ये किस लिए इशू किया जाता है? ये इशू किया जाता है टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल्स ऑफ द कंपनी। जो भी क्रेडिट सेल्स है हमारी, उनको फाइनेंस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। बताइए बच्चों, चार अच्छे से समझ में आ गए? कोई डाउट तो नहीं है चार में? ठीक है, इसका कोई ड्यूरेशन नहीं है, क्योंकि मैंने इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार क्योंकि अब जो हम करने जा रहे हैं वो सबसे मुश्किल है, इसलिए बोल रहा हूँ। ये चार अच्छे से समझ में आ गए? कोई डाउट तो नहीं है? अभी चिंता मत करना, इन पांचों को करने के बाद मैं टेबल भी बनवाऊंगा आपको। चलिए बच्चों, अब हम फाइनल करने जा रहे हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई नहीं, लेकिन मैं कराऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इसका नाम है कॉल मनी। थोड़ा सा ना दिमाग को खुला रखना बेटा। ये चीज जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है आपको इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज कम हो, लेकिन हर बैंक दूसरे बैंकों से लोन लेता है। एक सेकंड। हाँ जी, हर बैंक
बैंकों को पैसों की ना, बैंकों के बीच में पैसे का आदान प्रदान चलता रहता है, और ऐसा नहीं है कि कोटक वाला सिर्फ कोटक से लेगा या एसबीआई वाला सिर्फ एसबीआई से लेगा। जैसे कि इंडस्ट्री है, एसबीआई वाला कोटक से पैसे लेता है, कोटक वाला आईसीआई से लेता है, मतलब एक आध दिन, एक एक घंटे के लिए पैसे लेते रहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को अभी, मेरे पास कोई लोन चाहिए, किसी को चाहिए, तो मैंने अपने दोस्त से दूसरे बैंक से पैसा लिया, उसको बोला मैं तो 2 दिन में वापस करता रहूंगा। तो एक बहुत ही ना नॉर्मल सी चीज है। और पता है बच्चों, ये मेरे को कब पता चला, एक दिन मैं ऐसे ही अपने बैंक में खड़ा था, मेरा बैंक है कैनरा बैंक, तो मैं वहां खड़ा हुआ था सुबह अराउंड 10:30 की बात हुई, इसी टाइम पे बैंक खुलते हैं 10 बजे के आसपास। मैं वहां खड़ा हुआ था और मैंने देखा कि कोटक वाला वहां आया। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता? वो उसकी पता चल जाता, उसके वहां पे कार्ड वगैरह लगा हुआ था, तो मुझे पता चला। वहां कोटक वाला आया और उसने, जो कैशियर था, उससे बहुत सारा कैश लिया और कुछ उन्होंने एक दो पेपर साइन किया और वो चला गया। तो मेरे को ना थोड़ी सी चुल है, मैं ना लोगों के काम में ना कराता रहता हूँ। तो मैंने जब उनसे पूछा, मैंने उनसे पूछा कि भैया ये जो तुमने अभी पैसा दे दिया इसको, तुमने इसको पैसा क्यों दिया, मतलब क्यों आपने क्यों दिया? आपका तो वो बैंक ही नहीं है, बल्कि वो तो आपका कॉम्पिटिटर है। तो उसने मुझे बताया कि सर कि नॉर्मल प्रैक्टिस है, हमें कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो वो हमें पैसा दे देगा, उसको जरूरत है तो हमने उसको दे दिया, और इस पे हम एक दो बैंकों को इंटरेस्ट भी देते हैं। तो अब इसको देखिए, मैं आपको लिख के समझाता हूँ। इस पे क्या हुआ, बैंक ने, एसबीआई ने, अब मान लीजिए पीएनबी से कहा कि मुझे 1 करोड़ रुपीस दे दो। अच्छा जी ठीक है, और ये मेरे को 10 दिन के लिए चाहिए, ठीक है। तो पीएनबी ने कहा चल मैं दे तो दूंगा, लेकिन एक प्रॉमिस कर कि अगर मेरे को, वैसे तो तू 10 दिन के लिए ले, लेकिन अगर मेरे को पैसे की जरूरत पहले पड़ गई तो तू मेरे पैसे वापस कर देगा। तो एसबीआई ने कहा हाँ मैं कर दूंगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर एसबीआई पहले कैसे वापस करेगा? अगर मान लो ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है तो एसबीआई उस टाइम किसी और से लेके वापस कर देगा। तो ये प्रैक्टिस चलती है। फिर एसबीआई ने बोला पीएनबी को कि भाई तू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देगा? तो पीएनबी ने बोला कि इस पे हम तेरे को 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे, ठीक है। ये जो है, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को, कॉल मनी पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको कहा जाता है कॉल रेट। इसको कहा जाता है कॉल रेट। और ये हाईली फ्लक्चुएटिंग है, ये हाईली फ्लक्चुएटिंग होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये बहुत जल्दी चेंज होता है, डे टू डे चेंज होता है, और इवन फ्रॉम आवर टू आवर चेंज हो जाता है। जितनी डिमांड है पैसे की बैंकों के बीच में, तो ये उसके हिसाब से चेंज होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, एसबीआई का जो एक बार रेट सेट हो गया 5%, ये नहीं है कि घंटे के हिसाब से चेंज हो जाएगा उसका रेट। उसका रेट 5% ही रहेगा। लेकिन ये जैसे गोल्ड का रेट होता है, जैसे शेयर्स का रेट ऊपर नीचे होता है, वैसे ही कॉल रेट भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। अब जो ये कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट है, ये सिर्फ इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए यूज हो सकता है। एक बैंक दूसरे बैंक के साथ ही यूज कर सकता है, इसमें पब्लिक का कोई रोल नहीं होता। तो एसबीआई ने पैसे लिया इससे 1 करोड़ रुपया 10 दिनों के लिए 5% रेट पे, 10 दिन बाद एसबीआई पीएनबी को ये पैसे वापस कर देगा। ये किस लिए होता है? अब इसका मेन पर्पस समझते हैं। देखो बच्चों, हम सबको पता है, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, एक बात बताइए, हर बैंक को आरबीआई के पास कुछ रखवाना पड़ता है, उस अमाउंट को क्या कहा जाता है? कौन बताएगा? उस अमाउंट को क्या कहा जाता है? कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो। CRR। पता है? Very good। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना आपको। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या कि बैंक के पास आरबीआई के को देने के लिए कैश रिजर्व रेशो रखवाने के लिए पैसा नहीं है? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है? हाँ Yes, सर, यस। हो सकती है। और कोई सोच के बोल सकते हैं क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्या आरबीआई के पास सीआरआर रखवाने के लिए भी पैसा नहीं है? बताइए। हो सकती है, क्योंकि सीआरआर तो यार अपने डिपॉजिट्स का ही तो हिस्सा होता है। ऐसा तो है नहीं ना कि हमें ये देना ही देना है, ये तो डिपॉजिट्स का हिस्सा होता है कि इतना डिपॉजिट है तो इतना पैसा आपको सीआरआर रखवाना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, ऐसी पॉसिबिलिटी कैसे अराइज हो जाएगी? मेरे को बताएगा कोई समझा सकता है पॉइंट मेरे को? सर नहीं हो सकती? मीन्स सर लाइक, सर लाइक अगर एक्स्ट्रा लोन दे दिए, बहुत है। ज्यादा लोन दे दिए। तो अच्छा, बहुत ज्यादा लोन दे दिया तो उस सिचुएशन में हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इसको बैंक्स क्रिएट कर सकते हैं। देखो बच्चों, मेरे को आरबीआई के पास 1 करोड़ रुपीस रखवाने हैं, ठीक है। मुझे पता है कि अगर मैं 1 करोड़ को बाहर पब्लिक को दे दूं, ठीक है, तो मुझे वहां से 10% का रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। और यही 1 करोड़ रुपए अगर मैं पीएनबी से ले लूं, अगर मैं पीएनबी से ले लूं, ये एसबीआई की बात चल रही है ना, पीएनबी उसका एक वो कह लीजिए एक उसी इंडस्ट्री का बैंक है, तो वो मुझे ये रेट देगा 5% पे। तो एक बात बताइए, मान लीजिए, मेरे एग्जांपल को समझना,
मेरा घर है बहुत ही एक पॉश एरिया में है, मतलब उसको कह लीजिए कमर्शियल जगह पे बना हुआ है जहां मैं रहता हूँ। ये मेरी कमर्शियल लैंड पे मेरा घर बना हुआ है जहां मैं रहता हूँ, ठीक है। इधर मेरे को रेंट मिल सकता है, मान लीजिए 1 लाख रुपीस मंथ का। ये एज्यूम करना, ये मत सोचना सर अपने अपने बातें करें, मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ। मुझे 1 लाख रुपए का रेंट मिल सकता है शॉप, अगर मैं किसी शॉप को देता हूँ। और अगर मैं, और यहाँ पे अगर मैं पर्सनली रहता हूँ तो बड़ी दिक्कत आती है, गाड़ी पार्क करने की दिक्कत आती है, शोर बहुत है, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, तो मतलब रहने के पर्पज से वो जगह अच्छी नहीं है अपने रेजिडेंशियल। तो मैं रह भी रहा हूँ वहां पे और मैं खुश भी नहीं हूँ। तो मैंने देखा कि एक पीछे ही, मेरे घर के थोड़े पीछे ही एक जगह है जहाँ पे मेरे को एक अच्छा खासा रहने के लिए एक रेंट पे ही जगह मिल सकती है, जहां मेरे को रेंट देना पड़ेगा 25,000 रुपए का। तो एक बात बताइए, क्या मैं ऐसा करूं अगर कि मैं अपनी इस जगह को, जो मेरी ओन्ड जगह है, इसको तो मैंने लेट आउट कर दिया एट 1 लाख रुपीस पर मंथ, और अच्छी जगह पे अच्छी सोसाइटी में एक घर अपने रहने के लिए ले लिया 25,000 का। तो डोंट यू थिंक दिस इज अ वेरी वायबल डिसीजन? डोंट यू थिंक दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट डिसीजन? ये एक इंटेलिजेंट चॉइस ही, मैंने एक डिसीजन किया कि मैंने अपनी जगह को, जिससे मेरे को अच्छा पैसा मिल सकता था, मैंने उसको वहां पे लगा दिया, और जहां पे मैं अपना अच्छे से पीसफुली रह सकता हूँ मैंने वहां पे जाके अपना रहना शुरू कर दिया। तो यही चीज क्या हो रही है, यही तो चीज बैंक कर है। बैंक ने क्या किया, अपने पैसे का जो खुद का उसके 1 करोड़ रुपए थे उसको तो उसने लोन पे दे दिया, और उस पर कितना अर्न कर लिया, 10%। और उसने एक लोन, ये तो लोन दे दिया, ये तो लोन उसने लोन गिवन, और उसने क्या किया, एक अपनी ही सिस्टर कंसर्न या अपने ही एक बैंक से, अपने ही बैंक मतलब, यार एक बात बताओ, अभी बताता हूँ आपको, अपने एक बैंक से लोन ले लिया, लोन टेकन 5%। तो इस पूरी ट्रांजैक्शन में उसने यहाँ पे सेविंग भी तो कर ली है 5% की। जैसे मैं हूं, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपकी एक XYZ फीस है, अगर मेरे पास कोई, मान लो कोई और कॉमर्स इंस्टीट्यूट है, उनका कोई बच्चा मेरे पास पढ़ने आ जाएगा, तो उसकी तो फीस ऑब्वियसली मैं डिस्काउंट पे दूंगा ना, क्योंकि चाहे वो मेरे कॉम्पिटिटर है लेकिन है तो सेम इंडस्ट्री के। तो वैसे ही यहाँ पे भी तो हो रहा है, बैंक एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स है, लेकिन तब भी तो वो एक दूसरे की मदद करेंगे, क्योंकि अगर कभी भी कोई भी दिक्कत आएगी सारे बैंकों के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। तो एक बैंक दूसरे बैंक को जब लोन देगा तो वो कम रेट पे ही देता है। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? इसका मैक्सिमम पीरियड होता है 1 to 15 डेज। मैक्सिमम 15 डेज में तो इसको वापस करना ही करना पड़ता है। पहले बताइए यहां तक समझ में आया? क्योंकि एक लास्ट लाइन बची है जो मुश्किल है समझने वाली। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं, बताइए? ऑल क्लियर? अब मेरे को एक बात बताइए, हमने 5 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े अभी तक। टी बिल, ठीक है, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, और हमने पढ़ा सीओडी, और हमने पढ़ा ये कॉल मनी। मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि इसमें से कौन से बैंक इशू कर सकता है? पहला सवाल, क्या बैंक टी बिल इशू कर सकता है बच्चों? नो सर। बताइए, सबकी आवाज नहीं आ रही, सबकी आवाज नहीं आ रही। No, sir. क्या No, sir. बैंक No, टी बिल इशू कर सकता है? No, sir. नो। no, sir. तो काट देते हैं। क्या बैंक कमर्शियल पेपर इशू कर सकता है? यस सर। यस। Yes, sir. जो कंपनीज है, एक बात बताइए, कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है? कंपनीज। और बैंक भी तो कंपनी है, HDFC लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड। तो यस, कमर्शियल पेपर बैंक इशू कर सकता है। क्या बैंक कमर्शियल बिल इशू कर सकता है? यस सर। अच्छा, Yes, sir. कमर्शियल बिल कब इशू होता है? जब हम कुछ सेल करते हैं। बैंक कैसे इशू कर सकता है? वो तो सेल्स के ऊपर इशू होता है, नहीं कर सकता। बैंक कमर्शियल बिल इशू नहीं कर सकता। क्या बैंक सीओडी इशू कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और क्या, Yes. अब क्वेश्चन उठता है कि अगर एक बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है तो बैंक के पास 3 ऑप्शन है, कमर्शियल पेपर, सीओडी एंड कॉल मनी। एक बात बताइए, मैं इस ऑप्शन के साथ कब जाऊंगा? जब मेरे को ये दोनों ऑप्शंस महंगे लगेंगे तभी मैं इस ऑप्शन के साथ जाऊंगा। यस और नो? यस और नो? मैं Yes, इस sir. ऑप्शन को कब एक्सप्लोर करूंगा? जब मेरे को ये दोनों ऑप्शंस महंगे लगेंगे। यस और नो बच्चों? Yes, sir. ठीक है ना? तो एक लाइन लिखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मैं अब यहां लिखने जा रहा हूं। इस लाइन के ऊपर क्वेश्चन आता है, बच्चों को ये लाइन कभी नहीं समझ आती। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, अभी मत पढ़ना बुक से, मैं नोट्स अभी रीड कराऊंगा, अभी मत पढ़ना। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट, कॉल रेट क्या होता है? कॉल मनी के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, एंड अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बात बताइए, अगर कॉल रेट बढ़ेगा, एक बात बताइएगा सोच के, अगर कॉल रेट
बढ़ेगा तो अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि कमर्शियल पेपर एंड सीओडी ये सस्ते होएंगे कि महंगे हो जाएंगे? अगर Fall कॉल होंगे। रेट बढ़ेगा तो ये सस्ते हो जाएंगे, उसके सामने सस्ते माने जाएंगे कि महंगे माने जाएंगे? सस्ते सस्ते। सस्ते तो माने जाएंगे। बैंक्स इसके साथ जाना पसंद करेंगे। और अगर कॉल रेट गिरेगा, फॉल होएगा तो ये महंगे होएंगे और बैंक्स किसके साथ जाना पसंद करेंगे? कॉल मनी के साथ। तो आपको समझ में आई बात कि क्या लाइन हो गई? A rise in call rate will make other money market instruments cheaper and therefore banks will go with other money market instruments. But a fall in call rate will make other money market instruments dearer, महंगे को dearer कहते हैं, and the banks will go with call money. बताइए बच्चों, आपको ये बात समझ में आई? नहीं सर, नहीं आई ये बात? फिर से समझाओ? नहीं, ये लास्ट लाइन फिर से समझाता हूँ, ये वाली फिर से समझाता हूँ। ठीक, मैंने आपको कहा कि बैंक के पास 3 ही ऑप्शन है लोन लेने के लिए अपने आपस में, ठीक है? वो क्या है 3 ऑप्शंस? या तो वो इशू कर सकते हैं सीडी, सॉरी, या तो वो इशू कर सकते हैं कमर्शियल पेपर, या वो इशू कर सकते हैं सीओडी, या वो इशू कर सकते हैं कॉल मनी, ठीक है? अब हम बात करते हैं कॉल मनी की। देखो कमर्शियल पेपर में इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता, लेकिन उसकी कॉस्ट होती है, ठीक है? डिस्काउंट जो है, इस पे भी इंटरेस्ट पे किया जाता है, इस पे इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता, लेकिन इसकी कॉस्ट डिस्काउंट होती है और इस पे इंटरेस्ट पे किया जाता है। एक बात बताओ मेरे को, ऐसे समझो बच्चों, आपको ना 1 लाख रुपए चाहिए और 3 जगहों से मिल सकता है, सोर्स ए, सोर्स बी एंड सोर्स सी, ठीक है? अब एक बात बताइए, अगर सोर्स सी सस्ता लग रहा है आपको तो आप इनसे लोगे या इससे लोगे, या इससे लोगे? बताइए। अगर आपको लग रहा है कि सोर्स सी इन दोनों के कंपैरिजन में सस्ता है तो किससे लेना पसंद करोगे? सोर्स सी। और अगर आपको लग रहा है कि सोर्स सी जो है पैसे के लिए ये महंगा है तो इन दोनों से लोगे, यस और नो? तो यही तो बात बोल रहे हैं कि अगर कॉल मनी का जो कॉस्ट है, कॉल मनी की कॉस्ट क्या होती है? कॉल रेट। अगर कॉल रेट बढ़ता है, अगर कॉल रेट महंगा होता है तो हमारा सीडी, कमर्शियल सीओडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड सीपी, कमर्शियल पेपर सस्ते हो जाएंगे और बैंक ये लेना पसंद करेंगे। और अगर कॉल मनी हमारा सस्ता होता है, कॉल मनी सस्ता कब होएगा? जब कॉल रेट गिरेगा। तो अगर कॉल रेट हमारा गिरता है तो इसका मतलब सीओडी और सीपी हमारे महंगे हो रहे हैं और बैंक कौन क्या लेना पसंद करेंगे? कॉल मनी। बताइए बच्चों, समझ में आया? अब समझ में आया? बताइए, समझ में आ गई ये बात? नंदिनी, विश्वास, दिव्यांशी, कोई डाउट तो नहीं है? सिया, आपको समझ में आया सारा? हाँ जी सर। तो अब ये कितने, कौन इशू करता है? पहले बताइए, ये कौन इशू करता है? सर हाँ जी बेटा। सर एक बार सीओडी फिर से एक्सप्लेन कर दो। सीओडी तो सबसे सिंपल है यार, वो तो मैं 1 मिनट में समझाता हूँ। पहले सीओडी समझाता हूँ। सीओडी सबसे सिंपल चीज है। ये देखिए, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जब पैसों की जरूरत होती है, अब आप बोलोगे सर इनको भी पैसों की जरूरत होती है? बिल्कुल होती है। कब होती है इनको पैसों की जरूरत? इन द पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी। इसका मतलब क्या होता है? ये इको की टर्म है हमारी। इसका मतलब होता है कि पैसा जमा तो कम हो रहा है। देखो आप, मेरे को ना बड़ा मजा आ रहा है इससे पढ़ाने में। पैसा जमा कम हो रहा है, जमा कम हो रहा है और मांगने वाले ज्यादा है, ठीक है? ऐसे में क्या हो गया? मांगने वाले ज्यादा है, तो इसको हम कहते हैं टाइट लिक्विडिटी। तो इसमें बैंक क्या करता है? बैंक जिनके पास बहुत पैसा है, जैसे मुकेश अंबानी, बड़े बड़े लोग, मतलब वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देता है कि जी मैं आपको एक सर्टिफिकेट इशू करूंगा और उस पर इंटरेस्ट भी दूंगा, आप मुझे पैसा दो। तो जिनके पास पैसा है वो बैंकों को पैसे देते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और बैंक वही पैसा आगे किसको दे देता है? जो मांगने आए पैसा। खत्म काम। इस पे वो क्या कर लेता है? जैसे मान लो आपको बैंक ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको 10% दूंगा, ठीक है, आपको प्रॉमिस किया मैं आपको 10% दूंगा, और लोन वाले से 12% ले लेगा, तब भी तो बैंक ने अपनी 2% की कमाई कर ली, यस और नो? इसको कहा जाता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। समझ में आ गया दिव्यांशी? नॉर्मल डिपॉजिट। यस सर। कोई कुछ कह रहा है, नॉर्मल क्या? सर नॉर्मल डिपॉजिट और सीओडी में क्या डिफरेंस है? नहीं, आवाज नहीं आ रही। नॉर्मल डिपॉजिट और इसमें क्या फर्क है बताया तो इसको। अच्छा चलो ऐसे समझा। तो ये जो आप मान लो आपने एक बैंक से लिया, आपने एक बैंक से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ले लिया, ठीक है? तो अब ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपने लिया, जैसे मान लो आप, ये मैंने ले लिया, राहुल ने ले लिया। अब अगर ये एफडी होती, नॉर्मल डिपॉजिट होता, तो मैं, और मेरे को पैसों की जरूरत है, मेरे को बैंक ने बोला जी मैं आपको 1 महीने बाद इसमें पैसा वापस करूंगा,
ठीक है, 2 महीने बाद 3 महीने बाद, और मुझे पैसे की जरूरत पहले पड़ गई, तो मैं बैंक से जाके कैश करवाऊंगा तो मुझे बड़ा कम पैसा देगी, वो पूरा पैसा नहीं देगी, मतलब, और ना मैं इसको किसी और के नाम पे नहीं ट्रांसफर कर सकता। लेकिन जो सीओ होता है हमारा, सीओडी, मान लो वो 100 डेज का सीओडी है और मुझे 10 डेज के बाद ही जरूरत पड़ गई, तो मैं आपके नाम भी कर सकता हूँ उसको, और आप मुझे पैसे दे दोगे, मैं आपके नाम कर दूंगा, आप उसको आगे जब वो मैच्योर होएगा तो आपको पैसा मिल जाएगा। बेसिकली ये जो ट्रांसफरेबिलिटी वाला पॉइंट है, ये एफडी और इसको अलग करता है। एफडी में नॉर्मल डिपॉजिट पे हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, इस पे हम उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। बताइए, समझ में आ गया बेटा? साढ़े 500 समझ में आ गए? अब ऐसा मुझे करते कॉल बिल में थोड़े से डाउट्स आ रहे हैं। इसमें कॉल मनी में पूछो सिया, पूछो, कॉल मनी नहीं, कॉल बिल। पूछो, डाउट पूछो, किस पे आ रहे? सर मेरे को बेसिकली इसमें ये नहीं समझ आ रहा कि वो कैसे अपना उनको लोन कैसे मिलता है इसमें कॉल मनी में, बैंक टू बैंक जो होता है, तो फिर उससे कैसे वो रेज करते हैं? नहीं कॉल मनी में कह रही हूँ ना, लोन यही कह रही हूँ ना, कॉल बिल में। हाँ जी, कॉल बिल नहीं, कॉल मनी, अच्छा कॉल मनी। थर्ड का नाम कॉल मनी है ना। कॉल मनी। इसमें तो सिंपल है, लोन आप मतलब जैसे पीएनबी को पैसा चाहिए तो पीएनबी एसबीआई के पास जाएगा और उसको कहेगा कि मेरे को एक लोन दे दो 10 दिन के लिए 1 करोड़ रुपए का, बस मिल गया। पब्लिक से नहीं मांगता, वो दूसरे बैंकों से मांगता है, प्राइवेट, वो पब्लिक से नहीं मांगता पैसा। भाई मैं एसबीआई हूँ, अब मान लो मेरे को पैसा चाहिए, तो मैंने सबसे पहले अपनी दूसरी ब्रांच को फोन किया, भाई तेरे पास पैसा है? कहती मेरे पास नहीं है। चल, मैंने कहा चल छोड़। मैंने बात की एचडीएफसी से, मैंने कहा मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, कहते जी हमारे पास तो नहीं है। मैंने पीएनबी को फोन किया, उसने कहा जी 1 करोड़ रुपए चाहिए, ले जाओ। तो ये हो गया, इसमें कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं होता, एक बैंक दूसरे बैंकों को फोन करता है और पैसा मिल जाता है। ठीक है, समझ में आ गई? हाँ, 1 मिनट विश्वास, सिया समझ में आ गया? और कोई डाउट? नहीं सर। ओके विश्वास, बोलो विश्वास। सर सीओडी और पब्लिक डिपॉजिट में डिफरेंस क्या है? सर सीओडी और पब्लिक डिपॉजिट एक ही चीज है, और कोई डाउट तो नहीं है? अब बच्चे हम इसको रीड करेंगे सबसे पहले, लेकिन उससे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। तो आप लोगों के पास ना, जिसके पास नोट्स है उनके पास एक स्पेस फॉर नोट्स की जगह होगी, चैप्टर जहां शुरू हो रहा है वो वहां बना लीजिए, और जिनके पास नहीं है वो रजिस्टर पे बना लो। लेकिन प्रॉमिस मी कि आप इसको बुक में पेस्ट करोगे। आपको टेबल कैसे बनानी है यहाँ देखिए, आपकी हेडिंग दीजिए टेबल का, आप एक हेडिंग देंगे, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, और इसके कॉलम बनाएंगे हम नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ड्यूरेशन, दूसरा बनाइए इशूड बाय, इशूड मैं बता इशूड टू, और आगे बनाते हैं इशूड बाय, इशूड टू, पर्पस। तो आप यहां सबसे पहले हमने लिखा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इसके कॉलम बनाए हमने नेम, ड्यूरेशन, इशूड बाय। ये देखिए, ये आपका ना एक रेडी रेकनर बन जाएगा, इशूड टू, पर्पस एंड उसके आगे लिखेंगे रिमार्क्स। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक एक पढ़ते रहेंगे। आप पहला नाम लिख दीजिए बस, टी बिल। हम एक एक को रीड करते रहेंगे और साइड बाय साइड हम क्या करेंगे, इसको भरते रहेंगे। ठीक है, हम एक एक को रीड करते रहेंगे और साइड बाय साइड हम इसको भरते भी रहेंगे। सारे बच्चे अपने वीडियोस ऑन करिए, धीरे धीरे सबके वीडियोस ऑफ हो रहे हैं। सर पर्पस के बाद क्या था? रिमार्क्स, जिसमें हम कोई भी जो स्पेशल पॉइंट होगा उसके बारे में वो लिखेंगे। सर एक बार हाँ, वो कॉलम बता दो, पहला नेम, दूसरा ड्यूरेशन, तीसरा इशूड बाय, इशूड टू, पर्पस एंड रिमार्क्स। तो बच्चों पहला है हमारा ट्रेजरी बिल। ठीक है, पहला है हमारा ट्रेजरी बिल। आइए यहाँ पे ट्रेजरी बिल क्या है, देखिए बच्चों, जो मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है, जैसा आपको बताया था मैंने कि इसको आपको थोड़ा सा ना, जो बॉक्स में है सिर्फ ये डेफिनेशंस को आपको याद करना पड़ेगा। दिख रहा है आपको? ठीक है, हाँ। तो आइए, ट्रेजरी बिल इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग
बाय, इसको हाईलाइट करिए, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैच्योरिंग इन लेस देन 1 ईयर। तो 1 साल से कम के लिए ही होता है ये। ये जो है हमारी, ये वाली जो है, इसको आप याद करोगे डेफिनेशन के लिए। ट्रेजरी बिल्स आर आल्सो कॉल्ड एज जीरो कूपन बॉन्ड्स issued by Reserve Bank of India on behalf of central government to meet its short-term requirement of funds। तो आप ऐसे लिख सकते हो उसको मिला के, ट्रेजरी बिल्स also known as zero coupon bonds are, ऐसे लिखिए बच्चों, ट्रेजरी बिल्स also called as zero coupon bonds are short-term borrowings issued by Reserve Bank of India on behalf of central government to meet its requirement of funds। ऐसे लिखिए इसको, ठीक है बच्चों। ये डेफिनेशन हो गई हमारी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ट्रेजरी बिल्स आर सोल्ड टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, पब्लिक, बैंक भी खरीदते, पब्लिक भी खरीदते। मिनिमम मल्टीपल है 25,000। ड्यूरेशन क्या हो गई 14 to 364 एंड दे आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल मतलब इनको हम किसी के नाम पे भी कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए। दे डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट, they do not pay any interest but are issued at a price lower than their face value। face value से कम पे issue किया जाता है and repaid at par। the difference between this is known as interest receivable on them, also known as discount। तो आप डिस्काउंट मान लीजिए या इंटरेस्ट मान लीजिए, समझ में आ गया। अब आप अपनी टेबल पे जाइए और उस पर लिखिए क्या क्या बनाए थे मैंने कॉलम्स। तो पहले लिखा इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखिए, ट्रेड बिल, सॉरी ट्रेजरी बिल। आगे लिखिए ड्यूरेशन 14 to 364 issued by RBI on behalf of government। अंश अपना वीडियो ऑन करो, अनन्या आप भी वीडियो ऑन करिए, अस्मित आप भी। ड्रोन से एच, मैं क्लास के एंड पे पहुंच गया हूं, इसको मैं आपको निकालना नहीं चाहता, प्लीज वीडियोस ऑन करिए। इशूड बाय, ठीक है, इशू टू बैंक्स एंड पब्लिक। रिमार्क्स में लिखिए, ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड as no interest is paid on them। ओके बच्चों, सेकंड पे आइए। अब सो पर्पस रह गया, पर्पस क्या कह रहे हैं? पर्पस रह गया हमारा। हाँ, पर्पस में लिखिए, पर्पस में, अच्छा पर्पस में लिखिए टू मीट द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर्पस में लिखिए टू मीट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ड्रोन सृष्टि वीडियोस ऑन करिए अपने जल्दी से। तो शॉर्ट टर्म, हाँ जी बोलिए अस्मित। तो शॉर्ट टर्म के आगे क्या था? रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। चलिए अब सेकंड पे चलते हैं। कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट, देखिए बच्चों पहली लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, मैंने बताया था सिर्फ पहली लाइन। इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट issued by large and credit worthy companies को हाईलाइट करिए, to raise short term funds at lower rate of interest than bank rates। तो देखो बैंक से भी पैसा ले सकते हैं वो, अब अगर उनको लगता है कि मेरे को बैंक से ज्यादा यहाँ पे सस्ते पे मिल रहा है तो वो यहाँ से लेंगे, ठीक है। आगे, कमर्शियल पेपर इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। आगे मैंने बताया ना, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी का मतलब क्या हुआ, जिसके नाम पे है उसके पीछे लिख दे आई एंडोर्स दिस। एंडोर्स मतलब इसके नाम करना, आई एंडोर्स दिस इन फेवर ऑफ XYZ और उसको दे दे तो ये उसके नाम हो जाएगा। आगे चलते हैं। इट इज यूजुअली फॉर अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 days to 1 year। हमने क्या बोला था, 15 to 365 days। 365 days इज 1 year ओनली, इसलिए। आगे, सोल्ड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। द मेन पर्पस ऑफ कमर्शियल पेपर इज टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स for seasonal, हाईलाइट करिए, and working capital requirement। seasonal and working capital requirement का मतलब क्या हो गया, जो रोजमर्रा के लिए पैसा चाहिए वो। अब इसके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। सपोज अ कंपनी नीड्स long term finance to buy some machinery। in order to raise the long term funds in the capital market, the company will have to incur flotation cost
कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब आपको पता होगा, कॉस्ट एसोसिएटेड विद फ्लोटिंग एंड इश्यूज सच एज ब्रोकरेज कमीशन एक्सेट्रा. Funds raised through commercial paper are used to meet the flotation cost. This is known as bridge financing. तो एक बार bridge financing की definition भी लिखिए बच्चों, यहीं पे लिखिए bridge financing की definition. Bridge financing की definition होती है funds raised through commercial paper. Funds raised through commercial paper to meet the flotation cost. To meet the flotation cost. एक बार प्लीज रिपीट कर दो. और ये सर पर्पस. हाँ, फिर से बोल देता हूँ. Bridge financing means funds raised through commercial paper to meet the flotation cost incurred on a new issue. Incurred on a new issue is known as bridge finance. अच्छा बच्चों एक मिनट, मैं भूल जाऊं उससे पहले, अगर आप लोगों ने अपने मैसेज नहीं किया अपनी ग्रुप में प्रेजेंट का, तो प्लीज मैसेज कर दीजिए. ओके बच्चों, टेबल पे आइए, जल्दी से टेबल पे आइए. कमर्शियल पेपर इश्यूड बाय, ड्यूरेशन लिखिए 15 to 1 year, 15 days to 1 year, issued by large and credit worthy companies, issued to public. पर्पस 2 लिखेंगे, पर्पस 1 लिखिए, टू मीट द seasonal and working capital needs. Seasonal and working capital needs. और रिमार्क्स में लिखिए used for bridge financing. Used for bridge financing. Bridge financing की डेफिनेशन आपने लिख ली वहां पे, यहां मत लिखिए मत. कॉल मनी पे आइए, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए. कॉल मनी को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए. ओके, कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेबल ऑन डिमांड. तो बच्चों यहाँ पे ना अब ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे. इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेबल ऑन डिमांड. तो आपको पता होना चाहिए कि कॉल मनी की बात हो रही है. आपको पता है 20 नंबर के 1 मार्कर्स आएंगे. हमारा कोर्स अब 2-3 संडे का बचा है. 2-3 संडेज के बाद बच्चों हम बहुत बढ़िया, मैंने आपके लिए वर्कशीट्स वगैरह तैयार कर रहा हूँ. वर्कशीट्स करेंगे, एमसीक्यूज भी हमारे खत्म हो जाएंगे, केस स्टडीज करेंगे. तो अब जनवरी से आप लगा लीजिए कि अब रिवीजन शुरू हो जाएगी रेगुलर बैच में. ठीक है, 1-2 बातें भी करनी है, इसको जल्दी से खत्म करते हैं, फिर आगे रिवीजन की बात बताता हूँ कैसे करेंगे. शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेबल ऑन डिमांड विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 days to 15 days. तो हाईलाइट करिए 1 day to 15 days को. यूज्ड फॉर इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस. Very important, mark करिए interbank transactions. Commercial banks have to maintain a minimum cash balance known as CRR. Call money is a method by which banks borrow from each other to be able to maintain this CRR. The call money funds are used for a very short period of 1 to 15 days. Next bullet is very important, mark करिए. The interest paid on call money is known as call rate. It is highly floating and changes from day to day and even from hour to hour. और नेक्स्ट जो उसके बाद की नेक्स्ट लाइन है उसको भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए. कॉल, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट एंड कॉल एंड अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. अ राइज इन द कॉल रेट विल मेक अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स चीपर देन कॉल मनी. बच्चों अगर ये चीज नहीं समझ में आई, हिंदी में लिख लो, जैसे मैंने समझाया था वैसे लिख लो. अगर आप चाहते हो तो मैं ये पेज आपके सामने खोल देता हूँ. अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको समझाया था. ये देखिए, ये इस चीज को आप लिख लीजिए. अभी तो आपको समझ आ गया, हो सकता है आप 2 महीने बाद भूल जाओ क्योंकि मार्च में आपके एग्जाम्स है. तो एक बार इस चीज को अगर आप नोट करना चाहते हो कर लीजिए. अगर आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं. हटा दो उसको. चल, अब आइए टेबल पे आइए, जल्दी से टेबल पे आइए वापस. कॉल मनी ड्यूरेशन 1 to 15 days, issued by commercial banks, issued to commercial banks. Purpose to meet CRR. और जो रिमार्क्स है उसमें ये वाला लाइन लिखिए, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप. सबके बुक है उनके पास, मैं सिर्फ सीआर के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके पास बुक नहीं है. देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट एंड अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स.
A rise in call rate will make other money market instruments cheaper and vice versa. A rise in call rate will make other money market instruments cheaper and vice versa. अभी कोई लीव नहीं करेगा क्लास, इसके टॉपिक के बाद मेरे को एक दो अनाउंसमेंट्स भी करनी है. हाँ जी बच्चे. कॉल मनी का पर्पस क्या लिखना है? पर्पस वो टू मीट CRR, कैश रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट्स. CD पे आइए. CDs are unsecured negotiable instruments issued by commercial banks and development financial institutions. बेटे development financial institutions का मतलब होता है, आपने इको में पढ़ा होगा, NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जैसे मन्नापुरम गोल्ड लोन, मुथूट फाइनेंस, जो पूरे बैंक नहीं है लेकिन बैंकों वाले सारे काम करते हैं. ये these can be issued to individuals for. हाँ जी. सर म्यूचुअल फंड्स भी हो सकता है. म्यूचुअल फंड्स अलग चीज है, वो ये नहीं है, वो अलग चीज है, वो बताऊंगा मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन वो ये चीज नहीं है. These can be issued to individuals, corporations, companies during the period, इसको highlight करिए, during the period of tight liquidity when the deposit growth of banks is slow but the demand for credit is high. इस line को highlight करिए. These helps to mobilize funds for a period of 91 days to 1 year. जल्दी से टेबल पे आइए. Certificate of deposit issued, duration लिखिए 91 days to 1 year. Issued by, लिखिए बैंक्स एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. इशू 2 में लिखिए पब्लिक पब्लिक. रिपीट कर दो सर. क्या पूरा रिपीट कर दो? COD ड्यूरेशन लिखिए 91 डेज टू 1 ईयर. इशूड बाय बैंक्स एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. इशूड टू जनरल पब्लिक एंड कंपनीज. पर्पस में लिखिए टू मोबिलाइज फंड्स या टू रेज फंड्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी. टू रेज फंड्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी. रिमार्क्स में कुछ ऐसा कोई पॉइंट नहीं है इसमें. आइए लास्ट पे आइए, कमर्शियल बिल. अ कमर्शियल बिल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज used to finance the working capital requirements. Highlight करिए, finance the working capital requirements. It is a short term negotiable self liquidating. Self liquidating का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने आपको bill of exchange दिया है 1 महीने का, तो 1 महीने के बाद तो पैसा दे ही दोगे ना, आप देना ही पड़ेगा आपको. self liquidating instrument which is used to finance the credit sales. When the goods are sold on credit, the buyer becomes liable to make the payment on a specific date in future. The seller could wait till that date or can make the use of bill of exchange. The seller is the drawer who of the goods draws the bill and the drawee accepts the bill. On being accepted, the bill becomes a negotiable marketable instrument and is known as a trade bill. These bills can be discounted with the bank if the seller needs funds before the date of maturity of the bill. When the trade bill is accepted by a commercial bank, it will become a commercial bill. तो आइए इसका लिखिए commercial bill. Commercial bill. हाँ जी बेटा. सर सेल्फ लिक्विडेटिंग क्या है? बेटा मान लीजिए मैंने आपको सामान बेचा और मैंने आपको एक बिल लिखा हमने, और मैंने उसमें लिख दिया कि दैट आप मेरे को 1 महीने के बाद पेमेंट दोगे. सेल्फ लिक्विडेटिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही 1 महीना होएगा, जो डेट आएगी मैच्योरिटी की, उस दिन तो आपको मेरे को पैसा देना ही पड़ेगा ना. उसके बाद तो हम उसको आगे कुछ नहीं कर सकते ना, वो पैसा आप मेरे को दोगे ही दोगे. सेल्फ लिक्विडेटिंग अपने आप ही वो कन्वर्ट हो जाएगा मनी में. ओके सर. अब इसकी ड्यूरेशन क्या मैं लिखिए लेस देन 1 ईयर, क्योंकि इसकी पर्टिकुलर कोई ड्यूरेशन तो दे नहीं रखी, बस ये पक्का है कि 1 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता, तो लेस देन 1 ईयर. आगे इशूड बाय कंपनीज, इशूड टू पब्लिक, बस. और इसका जो मेन पर्पस है टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल्स ऑफ द बिजनेस. बेटा देखिए जो टेबल आपने बनाई है ना, ये बहुत ही बढ़िया. सर एक बार COD का पर्पस रिपीट कर दो. COD का पर्पस लिखिए टू रेज फंड्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी. और सर COD के रिमार्क्स भी बता दो. COD का कोई रिमार्क्स नहीं था ही नहीं ना, कोई ऐसा कोई स्पेशल पॉइंट. और सर कमर्शियल बिल का भी नहीं, कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है. ओके बच्चों मेरी बात को सुनिए. आज हमने एक छोटा ही टॉपिक किया है, लेकिन हाँ जी राघव बोलो सर. कमर्शियल बिल का पर्पस टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल्स. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है,
अब आपका होमवर्क क्या है, अपना होमवर्क नोट डाउन करिए पहले तो, अभी जाएगा कोई नहीं, मेरे को एक दो बातें करनी है आपसे। आपको ये पांचों इंस्ट्रूमेंट्स एक बार लिख के मेरे को पीडीएफ भेजनी है, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसके बिना एंट्री नहीं दूंगा। नेक्स्ट संडे तक को आपको भेजना है, सैटरडे तक, संडे को एंट्री नहीं मिलेगी आपकी। नेक्स्ट क्लास संडे को 3:30 बजे है। आपको पांचों इंस्ट्रूमेंट्स एक बार लिख के, कॉपी नहीं करने, लिख के अपने आप याद करके पीडीएफ बना के मेरे को भेजोगे, पहला काम। दूसरा काम बच्चों, रेगुलर बैच का नेक्स्ट क्लास संडे को है। अब मेरे को रेगुलर बैच का कल एक टेस्ट है, मैं कल रख रहा हूँ, जो आप कल परसों तक दे सकते हो, मंडे ट्यूसडे तक दे सकते हो। इट विल बी अ सब्जेक्टिव टेस्ट। मैं आपको एक टेस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर का टेस्ट है। नहीं आप, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, आप बता दीजिए कब देना चाहते हैं, मैं उस दिन दूंगा। बताइए किस दिन रखूं? वेडनेसडे रख दूं, 2 दिन दे दूं, 3 दिन दे दूं? वेडनेसडे को 1 PM, ठीक है? हाँ सर ठीक है। है ना, वेडनेसडे को 1 PM आपका टेस्ट रखते हैं। अभी आपको 3 दिन मैंने दे दिया, और इस चैप्टर को खत्म हुए भी 1 हफ्ता हो चुका है, प्लस 2 हफ्ते हो चुके हैं, प्लस आप लोगों ने अपने स्कूल के टेस्ट के लिए भी पढ़ा होगा। सब्जेक्टिव टेस्ट है, वेडनेसडे को 1 PM में आपका टेस्ट लूंगा, और 1-2 दिन का मैं दूंगा टाइम, आपको देना होगा उसमें टेस्ट, ठीक है? दूसरी बात, मैंने आप लोगों को टेस्ट भेजा था, उसको हमें डिस्कस भी करना है। जो मैंने आपको टेस्ट भेजा था लास्ट क्लास, जो हमारा लास्ट टेस्ट हुआ था कंट्रोलिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, वो अच्छा था लेकिन बहुत अच्छा नहीं था। मेरे को उसमें आपके साथ 1-2 बातें करनी है, आप कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये वाला जो टेस्ट आपने होगा उसके हमारा, मार्क्स भी काटे हैं, हाँ जी, तो अंडरलाइन करने वगैरह के मार्क्स काटे हुए थे। काटे, और इस बार भी कटेंगे बेटा, प्रेजेंटेशन के मार्क्स कटेंगे। मैं तो आपसे लिखवाने की प्रैक्टिस ही करवाना चाहता हूँ, ठीक है? तो आपके मार्क्स उसके भी, इस बार भी टेस्ट जो है सब्जेक्टिव ही है, और वो भी इजी टेस्ट है। तो आप प्लीज प्रेजेंटेशन में ध्यान दीजिएगा, वरना इस पर भी आपके नंबर कटेंगे। और इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे, एक देख लेंगे, एक दिन सेट कर लेंगे। दूसरी बात, मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का असाइनमेंट भेजूंगा, वो भी आपको करना है, ठीक है बच्चों? जो हमारा क्रैश कोर्स का बैच चल रहा है, उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनाइजिंग, जिसकी अभी तक एक ही क्लास हुई है, और ट्यूसडे शाम को 7 बजे दूसरी क्लास है, ठीक है? तो आप लोग अगर कुछ भी अब आप पूछना चाहते हैं तो आप रुक जाइए, अदरवाइज आप लोग जा सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आज की क्लास में बेटर समझ आया या पहले ब्लैक बोर्ड पे ज्यादा, मतलब व्हाइट बोर्ड से ज्यादा अच्छा लगता था? जैसे आप बोलोगे मैं वैसे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? समझ आया इससे कोई दिक्कत? हाँ जी, आज का सही था सर। आज का सही था ना, सारा समझ भी आया। तो मैं अब, लेकिन इस पर आपकी एक आफत आ गई, उस पर तो मैं छोड़ देता था, वीडियो ऑन नहीं है तो ठीक है, इस पर मैं पकड़ लूंगा क्योंकि मैं लैपटॉप से क्लास ले रहा हूँ। अब आप फंस गए। तो नवीन सर वाली चीज अब यहाँ पे भी होने वाली है आपके साथ। पहले तो ये था कि चलो 4 बच्चे आते थे, आप सामने सामने उन्हीं को देख के क्लास ले लेते थे। अब तो 20-25 बच्चे आ रहे हैं, अब आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा। लेकिन चलो जोक्स अपार्ट, मुझे इसमें कन्वीनियंट लग रहा है, मेरे को लग रहा है आपको भी ज्यादा बेटर समझ में आया होगा आज की क्लास में, है ना? और मतलब इसमें ये भी है कि आप सारा बैक भी जा सकते, मतलब अगर आपको अच्छे से समझ आया ही है तो हम इससे ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों? किसी को कुछ भी पूछना है वो रुक जाइए, अदरवाइज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपना ध्यान रखिए। कोविड बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है, एंजॉय भी करिए, न्यू ईयर आ रहा है, और अपना पढ़ाई को भी चालू करिए। ओके बच्चों, बाय बाय। हाँ जी, एक मिनट में बस एक रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, थैंक यू सर। फिर मैं बात करूं। ओके बेटा, बाय बाय।